इतिहास गवाह है, ह्यूमन हिस्ट्री ब्लड वॉर से भरा पड़ा है। पहले के राजा महाराजा बड़ी बड़ी तलवारों या कैटापुल्ट से जंग किया करते थे और जीत उसी की होती थी जिसके हथियारों में तेज धार और फौलाद जैसी मजबूती होती थी। डिफरेंट सेंचुरीज के हिसाब से वेपन्स में भी काफ़ी बदलाव आए, जैसे मेडिवल टाइम के वेपन्स अलग, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम के वेपन्स अलग। तो आज हम लोग हिस्ट्री के पन्नों को पलट के अब लोगों को कुछ ऐसे ही टॉप 5 डेडलिएस्ट वेपन्स के बारे में बताएंगे जो कि हिस्ट्री में यूज हुए थे। नंबर 1, मैक्सिम गन। मैक्सिम गन एक ऐसी रिकॉइल गन थी जो कि 1884 में हाईराम स्टीवंस मैक्सिम द्वारा बनाई गई। रिकॉइल गन वो होती है जैसे कि कभी जब आप बचपन में बंदूक बनाते थे तो ऐसे बनती थी हमारी गन, ठीक है, और कभी आपने बंदूक ऐसे चलाई है ढिशक्यों ढिशक्यों ढिशक्यों, नहीं, तो बंदूक हमेशा ऐसे चलती थी ढिशक्यों, पीछे हाथ पीछे करते थे, ऐसे करते थे। इसका मतलब क्या है, जो आपकी गन है जब पीछे आ रही है या ऐसे आ रही है उसे रिकॉइल कहा जाता है। ये वेपन विकर्स द्वारा पहला ऑटोमेटिक वेपन बना और इससे दुनिया में पहली ऑटोमेटिक बंदूक भी बोला जाने लगा। ग्रेट हिस्टोरियन मार्टिन गिलबर्ट ने इस वेपन को रॉयल विनिंग कॉन्क्वेस्ट के साथ सबसे ज्यादा अटैच्ड हथियार बोला। इस वेपन को अफ्रीका के लिए हाथापाई के दौरान सबसे हैवी पावरफुल वेपन के तौर पर यूज किया गया था। बाद में मैक्सिम गन्स को रूसो जापानीज वॉर, द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ ट्रेटस ग्रुप और अलग आर्मी ग्रुप्स के लिए भी यूज किया गया। मैक्सिम गन मशीन गन के डेवलपमेंट में भी बहुत इन्फ्लुएंशियल यानी कि प्रभावशाली थी और इसे कई वेरिएंट्स भी थे। नंबर 2, न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन जिसे एटम बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर वॉरहेड भी बोला जाता है, एक्सप्लोसिव डिवाइस है जो कि अपनी डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशकारी शक्ति को न्यूक्लियर रिएक्शन या फिजन बॉम्ब या कॉम्बिनेशन के रिएक्शन को रिसीव करता है। ये बॉम्ब टाइप एक लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी छोड़ते हैं। इस फिजन बॉम्ब यानी कि एटॉमिक बॉम्ब ने अपने पहले टेस्ट के दौरान 20,000 टन तक के बराबर तक की एनर्जी छोड़ी और पहले थर्मोन्यूक्लियर यानी कि हाइड्रोजन बॉम्ब ने 10 मिलियन टन की एनर्जी छोड़ी। न्यूक्लियर डिवाइस से बड़ा कोई कन्वेंशनल यानी कि परमाणु बम पूरे शहर को विस्फोट, फायर और रेडिएशन से तबाह नहीं कर सकता। ये सब डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश का हथियार है, इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध नीति का ये एक सेंटर पॉइंट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा या अपने फैमिली मेंबर से सुना होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में जापानीज सिटी हिरोशिमा और नागासाकी के खिलाफ यूएसए के जरिए न्यूक्लियर वेपन्स को जंग में 2 बार डिप्लॉय यानी कि तैनात किया गया था। नंबर 3, श्वेरर गुस्टाव। ये एक 80 सेंटीमीटर्स की जर्मनीज की रेलवे गन थी। फुली असेंबल्ड गन का वेट 130-50 टन था और 47 किलोमीटर की दूरी तक 7 टन के वेट के शेल्स फायर कर सकता था। जर्मन्स ने ये बड़ी आर्टिलरी यानी कि तोप फ्रांस से बैटल करने के लिए प्रिपेयर की थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये तोप बैटल करने के लिए रेडी नहीं थी, पर बैटल तो शुरू हो चुका था, मगर ये वास्तव में कोई मैटर नहीं रखता था क्योंकि फ्रांस ने हमला कर मैजिनोट लाइन को अलग कर दिया, जिससे उन्हें बिना किसी भारी नुकसान के सरेंडर और स्टैटिक डिफेंस को बिना डिस्ट्रक्शन अनुचित बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में श्वेरर गुस्टाव को सोवियत यूनियन के वॉर के दौरान डिप्लॉय कर दिया गया। 1945 के वर्ल्ड वॉर 2 के अंत के करीब श्वेरर गुस्टाव को डिमोलाइज्ड यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए इसे सोवियत आर्मी द्वारा कैप्चर नहीं किया गया। नंबर 4, राइफल। राइफल एक लंबी बैरल वाली गन है जिसे एक्यूरेट शूटिंग
यानी कि सटीक शूटिंग के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें एक बैरल होता है। एक्यूरेसी पर फोकस करते हुए राइफल को आमतौर पर दोनों हाथों से पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है और शूटिंग के दौरान स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता के लिए कंधे के खिलाफ मजबूती से बांधा जाता है। 1610 में आर्टिस्ट, गनस्मिथ और इन्वेंटर मार्लिन ले बोर्गोइस ने फ्रांस के 13वें किंग लुइस को फर्स्ट फ्लिंटलॉक डेवलप करवाया था। नंबर 5, बायोलॉजिकल वॉरफेयर। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल मेटल से बने हुए वेपन से ज़्यादा बैक्टीरियाज और वायरसेस इंसानों को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि 2020 और 21 कोरोना का सीज़न रहा था और अब 2022 कोरोना के वेरिएंट यानी कि कोरोना जैसा ओमिक्रॉन चल रहा है। लोग फिर से पहले के जैसे केयरफुल हो चुके हैं, फिर से मास्क पहनना शुरू कर दिया गया है। तो इससे अच्छा वक्त क्या होगा बायोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में बताने का। ये क्या बात करता है यार। बायोलॉजिकल वॉरफेयर, जिसे जर्म्स वॉरफेयर भी बोला जाता है, जिसमें बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स, इन्फेक्शियस बैक्टीरियाज, वायरसेस, इंसेक्ट्स, फंगी जो कि एनिमल्स, इंसेक्ट्स और प्लांट्स को हार्म करने का इरादा रखता है। बायोलॉजिकल वेपन्स, आसान भाषा में जिसे बायो वेपन्स भी बोला जाता है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी रेप्लिकेटिंग एंटिटीज यानी कि अपने मल्टीपल्स बना सकते हैं। 1972 में BWC बायोलॉजिकल वेपन्स डेवलपमेंट बायोलॉजिकल वेपन की डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और इनके यूजेस पर बैन लगा दिया था। एनिमीज पर स्ट्रेटेजिक या टेक्टिकल एडवांटेज यानी कि लाभ हासिल करने के लिए अलग अलग तरीकों से बायो वेपन कॉज किया जाता था।